गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि उसके बाद प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त हमारे 78 सीट्स रिजर्व को अंक के मुताबिक प्रिजर्व रखा है। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे जिन औरतों को इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में भी कभी इंक्लूड नहीं किया था। 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमसे ये पूछा गया कि जनरल इलेक्शंस के ऊपर जो 5% कोटा था, अगर आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया है तो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दें। हमने 26 तारीख को उन्हें लिखा कि चूंकि हमारा अलायंस है विद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जनरल सीटों के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और मैं बासीत चेयरमैन भी नहीं कर सका, तो इस वजह से हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते कि हमने 5% का वो कोटा आपको इंटीमेट करना है या आपको प्रोवाइड करना है। इसके अंदर मखसूस नशिस्तों की कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ आई में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। और नाजरीन, ऐसे में कि सदर पाकिस्तान ने तो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया और ना ही इस दौरान मखसूस नशिस्तों का कोई फ़ैसला हो पाया, बल्कि आज इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला महफूज कर लिया। लेकिन इस दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब ने कौमी असम्बली का इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया है। गोया कि अब कौमी असम्बली में भी लोग अपने एक तरह से रुकन होने का हल्फ उठाएंगे। इस दौरान हमने देखा नाज़रीन कि आज मियाँ नवाज शरीफ साहब की सदारत में मुस्लिम लीग नून का इजलास भी हुआ पार्लिमान में और उसमें उन्होंने जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं इसके हवाले से बड़ी ही परेशान कुन बातें की हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सब जमातें मिल के काम करेंगी तो इस मुल्क को मुश्किल से निकाला जा सकता है। इस दौरान हमने देखा नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा गया था बिलाखिर वो कर दिया गया। गोया कि IMF को ख़त लिख दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान को नया प्रोग्राम देने से पहले पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। और नाज़रीन साथ में हमने देखा है कि फ़िश के बाद जो आलमी रेटिंग एजेंसी है मोडीज़, उसने भी पाकिस्तान के जो इलेक्शन के नतायज हैं उसके ऊपर सवाल उठाए हैं और उसके नतीजे में जो बनने वाली हुकूमत है उसकी काबिलियत और इरादों के हवाले से भी बड़े शकूक व शुबात का इजहार करते हुए कहा है कि शायद पाकिस्तान को IMF का नया प्रोग्राम लेने में मुश्किलात दरपेश आएँ। और नाज़रीन कल हमने देखा कि पहले MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो लीक सामने आए जिसमें इलेक्शन को लेके और नई हुकूमत साजी से मुतालिक जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बड़े सवाल उठे। और आज गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की एक ऑडियो लीक हुई जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन के नतायज उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं गोया कि उनकी शफाफियत के ऊपर इस ऑडियो ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सब सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद हैं सलमा भट्ट साहिबा, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। सलमा भट्ट साहिबा, इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी फैसला महफूज कर लिया है, मुमकिन है आज फैसला दे दिया जाता तो सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली का इजलास बुलाते जो आइनी और कानूनी तौर पर होता मुनासिब, लेकिन आज भी फैसला महफूज किया गया है। क्या आपको लग रहा है, क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या मसाइल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई अफसोसनाक है जो रवैया है हमारे उनका सदर पाकिस्तान का। उन्होंने बारहा ये साबित किया है कि वो सदर पाकिस्तान नहीं है, वो सिर्फ उनका ताल्लुक एक जमात से है और वो उस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और वो इस मुल्क के सदर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बारहा माजी में भी उनकी ये रविश रही कि उन्होंने आइन को पामाल किया, उन्होंने कानून को जो है वो सैबोताज किया और उन्होंने हमेशा पार्लिमान को मजरू किया, उसके जो पार्लिमान का जो एक तकद्दुस होता है उसको मजरू किया अपने इन्हीं फैसलों से, क्योंकि वो अपनी पार्टी लाइन लेते हैं, वो आइन की लाइन नहीं लेते, वो जमहूरियत की लाइन नहीं लेते, वो पार्लिमानी लाइन नहीं लेते।
और उनके ये जो फैसला है। और आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट बिल्कुल ठीक है सलमा साहबा, कि वो ताखीर कर रही है इलेक्शन कमीशन इस मामले को निपटाने में, गोया कि कोई इसमें ज्यादा पेचीदगी तो नजर नहीं आ रही? जी जी। इलेक्शन कमीशन भाई, जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है तो देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदा नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, लेकिन जहां तक आपने सवाल किया नहीं, बतौर पार्लियामेंटेरियन आपकी राय तो होगी ना जी, बतौर ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ा कोई जी, बतौर पार्लियामेंटेरियन तब क्या कोई राय क्यों? कादिर मंदोखेल साहब, इनफैक्ट मैं यही नुक्ता आप ही की तरफ लेके आना चाहता हूँ। सर, बार बार ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता ये ऐवान नामुकम्मल रहेंगे। वो पंजाब का हुआ है, वहाँ पे CM के इंतखाब, या सिंध में हो या मरकज़ के अंदर, ऐवान को मुकम्मल किया जाए। कल को सदर पाकिस्तान के लिए इलेक्शन होना है, चेयरमैन सेनेट के लिए होना है। ये सर बाकी है तो ऐसे कि ऐवान मुकम्मल तो नहीं हो रहा जब तक ये फैसला नहीं हो पाता। क्या प्रॉब्लम लग रही है? कितना मुश्किल काम है कि इलेक्शन कमीशन से सुलझ नहीं पा रहा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैं लेटर पढ़ रहा था, IMF को जो लेटर PTI ने लिखा, इससे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि जुल्म सितम क्या हो सकता है कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है या इलेक्टेड असम्बली नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हमें रिज़र्व सीटें दी जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि माजी में अगर 3 वज़ीर ख़जाना का जो ऑडियो टेप सामने आ गया उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले लेता तो आज ये नहीं होता। आप मुझे बता दो कौन सा आइन, कौन सा अखलाकियात, कौन सा कानून आपको इजाज़त देता है कि आप IMF को लेटर लिखते हो कि पाकिस्तान को आप फंडिंग ना करें। यानी अगर पाकिस्तान को फंडिंग नहीं करेगा तो नून लीग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाकी जो इत्यादि होंगे उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा तो सिर्फ रियासत पाकिस्तान का। तो आप मुझे बताओ इससे ज़्यादा मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है? आप बातें कर रहे हो कानून की, आप IMF के चार्टर के अंदर इस चीज़ की प्रोविजन मौजूद है। IMF का चार्टर ये कहता है कि अगर किसी मुल्क में ये सवाल उठ रहे हो तो उससे आलमी इदारे को आगाह किया जा सकता है। IMF के चार्टर में ये लिखा हो, 2018 में इलेक्शन हुआ था, वो IMF के चार्टर में लिखा हुआ था कि वो किस तरह हुआ था। 2013 में जो इलेक्शन हुआ था IMF के चार्टर में लिखा हुआ था कि ये किस तरह को। आप मुझे बताओ IMF के चार्टर जो है ना वो आपको एक फंडिंग आपको फैसिलिटेट करना, आपकी मुल्क की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अगर कोई सियासी पार्टी इस तरह मुदाखलत करती है और इस तरह IMF को एक तरफ तो वो सूबाई हुकूमत के मज़े लूट रहे हैं, दूसरी तरफ वो कौमी असम्बली की इजलास जिसको गैर कानूनी कहते हैं उसमें शमूलियत का अदा करे, और तीसरी तरफ वो IMF को ख़त लिखे कि पाकिस्तान को आप फैसिलिटेट ना करें। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो आप मुझे बता दो कि इसको फिर हम क्या कहेंगे? उसको हम यही कहेंगे कि आप अपना रिजर्व सीट के लिए आप कोई भी डमी जमात को जिसका अपना सरबरा आज़ाद लड़ा हो आप उसका सहारा लेके और आप कहते हैं हमें रिजर्व सीट दो। क्या इलेक्शन कमीशन का, क्या इलेक्शन रूल्स का वो 104 में ये नहीं कहता है कि जब इलेक्शन से पहले जिस तरह जनरल सीटें होती है इस तरह रिजर्व सीटी की भी बाकायदा एक डेट होती है, बाकायदा स्क्रूटनी होती है, तायद कुंदा तजवीज़ कुंदा होता है और उसके बाद जाके उसको प्रोसेस को मुकम्मल किया जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है बिल्डोज करके मंदोखेल साहब आपकी बात 100% दुरुस्त होगी, और लेकिन सर ये जो बातें आप कह रहे हैं सर, इलेक्शन कमीशन को ये बातें क्यों समझ नहीं आ रही? सर इस मुद्दे को सुलझा दें, कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ऐवान मुकम्मल हो जाए। सर उस एंड पे क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है? उनको क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों ताखीर कर रहे हैं? आपको मुझे लगता है कल का आप उठ जाए, मुझे फलाना आज़ाद उम्मीदवार ने ज्वाइन कर लिए, मुझे आप रिजर्व सीट दो। इलेक्शन का भी कोई कानून होता है, कोई कानून होता है। इस तरह तो नहीं होता है कि एक तरफ आप वज़ीर आला के कैंडिडेट को तो आपने PTI का रहने दिए, आपने वज़ीर आज़म कैंडिडेट को तो PTI का रहने दिए, और बाकी लोगों को आपने एक डमी सियासी पार्टी में आपने उसको शमूलियत करा दी है जिसका अपना सरबरा जो ना वो इलेक्शन अपनी पार्टी के बेस पे न लड़ाओ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मजाक है कानून और कानून का। लिहाजा मैं तो शदीद मुखालफत करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ये उनको अलाउ कर दिया है तो फिर मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन तमाम रिजर्व सीटों को असरनो लिस्टें सबसे मंगा ले, जो कि आइन और कानून में इसके कोई गुंजाइश नहीं। आप किसी के ऊपर रहम तो कर सकते हो मगर आइन और कानून का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुनासिब, मैं पॉइंट आगे मैं चाहूँगा शौकत जोसेफ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर ले। शौकत साहब,
सर एक तो ये कि IMF को जो ख़त लिखा गया वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो माली खुद मुख्तारी है उसके ऊपर आपने बहुत बड़ा हमला किया है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक आलमी इदारे को मुदाखलत की आप दावत दे रहे हैं। साथ में ये भी आप पे एतराज़ उठ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर हो गया, वो तो आपको कबूल है, आपके लोग वहाँ पर चले गए, वहाँ पर हल्फ भी ले रहे हैं, बट कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर आपको प्रॉब्लम है कि जब तक फैसला नहीं होता तो सदर पाकिस्तान इजलास नहीं बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक होता है आइन कानून की बात। यहाँ हर कोई आकर टीवी पे कहता है जी आइन और कानून, तो आइन और कानून क्या कहता है, जरा रिजर्व सीट्स के बारे में आप देख लें। ये जो यहाँ आकर जो आर्टिकल 104 का इन्होंने जिक्र किया, 104 में क्या है, आप 51 जो है 51(6) और फिर DE जो उसकी शक है उसमें देख लें। ये जो अभी तक लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा था कि जी देखें जो पार्लिमानी पार्टी होती है तो उसको जो है ना रिजर्व सीट दी जाती है, लेकिन इस तरह नहीं है। आइन में क्लियर कट लिखा है पॉलिटिकल पार्टी। ये जरा 51(6) जरा देख लेना, DE इसकी शक है उसमें देख ले, उसमें पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं है, उसमें है पॉलिटिकल पार्टी। तो मेरे भाई ये तो 2019 में अगर आपको याद है शाहजीगुल का इलेक्शन हुआ था, उसने 3 सीटें ली थी, वो फिर बाप पार्टी में शामिल हुए। यही इलेक्शन कमीशन था, इन्होंने खत लिखा इनको कि जी आपने रिजर्व सीट के आपके हकदार हैं, आप बताएं कि आप अपना नाम दे कि आप रिजर्व सीट्स आपको दे दी जाए। तो हम कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना, या ये जो हमने पार्टी ज्वाइन की सुनी सर वो नुकता उठा रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो एक नशिस्त भी नहीं जीती, ना सूबाई असम्बली में ना कौमी में, वो जमात तो पार्लियामान में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको कैसे दे दी जाए। देखिए मेरी बात सुने ना, जीती है नहीं जीती है, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, आइन हम सब के लिए है ना। तो आइन कानून में कहाँ लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी तो बनती है जब सीटें जीत के आप जाएंगे तो पार्लिमानी पार्टी बनती है ना। पार्लियामान के अंदर जब सीटें जीत के जाएंगी तो पार्लिमानी है तो पॉलिटिकल पार्टी। तो या तो ये कानून से ये आइन जो ये शेख है फिर ये निकाल दें, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अगर ये इतना आसान होता ना, जो हम टॉक शो में आके कह देते हैं ये देखें जी ये तो वैसे ही ड्रामा कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन आज तक फैसला कर चुका होता। इतना आसान नहीं है, इसलिए तो उन्होंने सारी पार्टियों को नोटिस किया था। बदकिस्मती है कि वो पार्टियां अब सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए अब वो आइन कानून उसको एक तरफ रख के हर कोई डिमांड करे जी मुझे दे दें सीटें। ये कोई खैरात तो नहीं है ना कि आपको दे दें। अवाम ने मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, और उस मैंडेट के तहत हमारी जो मखसूस सीटें हमारा हक बनता है। तो क्यों पंजाब में इन्होंने असेंबली इजलास बुला लिया, बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर, हम तो कहते हैं गैर कानूनी है, लेकिन अपनी आवाज तो हम उठाएंगे। अब कोई माने या ना माने, सदर मुमलिकत को टारगेट किया हुआ है जी जियाला इसलिए असेंबली इजलास नहीं बुला रहा है, स्पीकर जो इजलास बुला रहा है वो कहाँ है आइन में, आप बताएं मुझे। ये जिस आइन को कोट कर रहे हैं उसमें तो रूटीन का इजलास होता है जिसमें रिक्वेजिशन करते हैं मेंबरान असेंबली, तो मेंबरान ने तो ओथ ही नहीं लिया है कहाँ, कौमी असेंबली कहाँ पे रिक्वेजिशन किया स्पीकर इजलास बुला रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया सर, प्राइम मिनिस्टर ने लॉ मिनिस्ट्री की उन्होंने लेके एडवाइस, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है, अरकान ने नहीं बुलाया। मुमलिकत नहीं किया है, सदर मुमलिकत ने एतराज किया है कि ये आपका पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ? नहीं मुझे बताएं इलेक्शन हुआ है। कल का इजलास तो वजीर आजम ने बुलाया, वजीर आजम ने। लेकिन शौकत साहब अगर यही एतराज आपके तो आज आपके लोग खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी ना जाते। आप कहते कि जब तक आप यहाँ पे, वहाँ पे भी तो गवर्नर ने समन किया है, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, बट आप चले गए, आपने वहाँ पे हल्फ भी ले लिया। उसमें मैं आपको बताऊं कि देखें सदर को हमने तो नहीं कहा कि आप इजलास ना बुलाएं, हमने तो नहीं कहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सदर ने ये कहा है कि आप मुकम्मल कर ले तो मुकम्मल करके दे देना। वो तो सदर ने एतराज किया, यहाँ गवर्नर ने तो नहीं किया है। गवर्नर ना, इसमें हमारा क्या कसूर है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो अगर आप जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, इस वक्त मुल्क की मुश्किलात में अगर आप कहते हैं कि मुश्किलात को हम हल करें तो इस तरह मुश्किलात आप हल करेंगे, पार्टी को दीवार के साथ लगाएं आप, यानी आवाम की राय को भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और वो अगर उनको मैंडेट मिला है तो आप जो मैंडेट आपने चोरी करना था वो तो चोरी कर लिया, जो रह गया उसमें भी आप जो है ना चाकू मार रहे हैं। ये तो नामंजूर है ना सर, इस तरह कैसे होगा। हम तो देखो अपने पार्लिमानी उसमें गए, हमने कहा हुकूमत नहीं चाहिए, हम हुकूमत नहीं ले रहे हैं वफाक में, हम असेंबली में जाके अपने बात करना चाहते हैं। आप असेंबली में भी नहीं छोड़ रहे हैं। कल सदारती इलेक्शन होगा, सेनेट का इलेक्शन होगा, आप हमें हमारी अपनी सीटों से आप महरूम कर रहे हैं। तो ये किस तरफ आप जमहूरियत को आगे परवान चढ़ा रहे हैं, फिर किस तरफ हमसे तवक्को कर रहे हैं कि हम आपके साथ ताउन करें।
इस तरह तो नहीं चलेगा ना सर। अगर आप जमहूरियत मजबूत करना चाहते हैं, मईशत को मजबूत करना चाहते हैं, तो पहले सियासी इस्तेकाम लेकर आए। IMF को हमने क्या कहा? IMF ने हमसे गारंटी मांगी थी। सलमा भट्ट साहब, आज साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब ने भी पार्टी इजलास से खिताब तो किया, फिर उन्होंने एक तो वही मंत्र दोहराया कि जी मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों निकाला, हमारे खिलाफ ऐसा क्यों कुछ हुआ, हमारी हुकूमत ख़त्म की गई। लेकिन उनका हत्फ़े तनकीद तो अदलिया थी। अब सिर्फ अदलिया ही ने उनको अपनी वजारत उज़्मा से फारिग किया, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया, ये कोई और किरदार भी थे। फिर बानी PTI का जिक्र करते उन्होंने कहा कि जी उनको लाने वाले कौमी मुजरिम हैं। जिस तरह उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, लोगों से कहा करते थे कि OSP मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। लेकिन ख़ुद मियाँ साहब भी तो जब लंदन से बैठ के खिताबात फरमा रहे थे, वो भी तो किसी तरह की गुफ्तगू कर रहे थे कि जनरल बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो ये अब PTI को एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए मसला करार देना और फिर उनको लाने वालों को कौमी मुजरिम करार देना, किस हद तक ये जायज़ बातें हैं, या आपको लगता है कि नहीं, ये सारे जहाँ आज पाकिस्तान खड़ा है इसमें सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है? भाई पहली बात तो ये कि आपने जो दो मुआवजे किए वो मुझे समझ नहीं आई कि आपने ये किस तरह मुआवजा ड्रॉ किया है कि एक बंदा कहता है कि IG मैं तुम्हें लटकाऊंगा, मैं तुम लोगों को सड़कों पे घसीटूंगा, और एक बंदा कहता है, एक लीडर कहता है कि जी ये सब इदारे अपने अपने डोमेन में रहकर काम करें, अपने डोमेन से तजावुज ना करें और पार्लिमान की बालादस्ती का एहतराम किया जाए। और आप इन दोनों का मुआवजा पहले कैसे करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आया। दूसरी बात ये है, ये दो गुफ्तगू और दो लहजों और दो अल्फाज का और दो सोचों का आपने क्या कंपैरिजन दिया, मुझे समझ नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो आज अपनी तकरीर में गुफ्तगू की, बिल्कुल बजा फरमाया। इस बात को बिल्कुल बार सामने तब तक लेकर आना चाहिए जब तक इसका जवाब ना मिले कि नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाला गया था 2017 में। कादिर मदू ख्याल साहब, इनफैक्ट आज की जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू थी, एक तरफ तो वो फरमा रहे हैं कि अब सब जमातों को साथ मिल के चलना है, पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बुरे हैं। अपने भाई के बारे में भी कह रहा था कि जो 16 माह की हुकूमत उन्होंने की, अगर मैं होता तो शायद मैं ना कर पाता। बट जिस तरह फिर हद पे तनकीद बनाया सर, उससे कोई माहौल बेहतर होगा, सियासी इस्तेकाम आएगा, ये तलखियाँ मज़ीद बढ़ेंगी? शराजी साहब, मैं शौकत साहब के एक बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। आइन में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, इलेक्शन रूल्स में लिखा हुआ है, जब सियासी पार्टी इलेक्शन लड़ने से पहले एक रिज़र्व सीट की अक़लियत की लिस्ट देना पड़ता है और उस लिस्ट को उसी तरह प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जैसा कोई सूबाई और कौमी असम्बली का। अब एक पार्टी ने अगर लिस्ट नहीं दी है और आप TV पे तो कहते हो PTI का मैंडेट है और वहाँ पे आपने सुनी एहतियात कौंसल का सहारा लिया है, ये तो उसी तरह है जैसे एक सूदखोर से आप पूछो कि आप सूद क्यों लेते हो, तो कहता है मैं सूद नहीं लेता हूँ, मैंने ये गाड़ी दी है 10 लाख की गाड़ी है, मैंने 15 लाख में दी है, लिहाजा अगला मार्केट में 10 में बेचे और मुझे वापस करे 15 लाख। ये तो वो वाला हिसाब हो गया। आइन मौजूद है, इलेक्शन रूल मौजूद है, PTI को मैंडेट नहीं मिला है, आज़ाद वालों को मिला है। मैं तो उनको मशवरा दे रहा हूँ शौकत यूसुफजई साहब को कि ये सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर ले और जो PTI से सिंबल छीना गया, PTI से नाम छीना गया, उनको बहाल कर दे तो ये सीटें ऑटोमेटिकली इनको मिल जाएगी। मगर इस तरह किसी और के कंधे पे बंदूक चलाना ये नाकाम कोशिश होगी, ना इसका कानून इजाज़त देता है, ना आईन इजाज़त देता है। और मेरे ख्याल में इसी तनख्वाह पे ये काम 5 साल तक करते रहेंगे। और ये इलेक्शन कमीशन का फैसला, मैं 100% आपको बता दूं, ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। और आइन कानून ये है कि ये प्रोसेस इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो चुका है और सुनी एहतियात कौंसिल ने कोई लिस्ट वहां जमा नहीं की है। खुद एक MPA MNA ने एक डमी पार्टी उन्होंने ढूंढ लिया है और उनके साथ एहतियात करके और ये इस तरह जाके एक सिलसिला बना रही है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात की। यकीनन मियाँ नवाज शरीफ साहब पुराने केसेस में वो दुखी है, तो अब आप ऐसा तो ना करें कि आप उनसे उनकी जो अल्फाज है या उन पे जो गुजरी है वो तो अपना छीन ले। वो तो हमेशा हर प्रोग्राम में, हर खिताब में उसका जिक्र करते हैं, तो ये तो उनका जमहूरी हक है ना, ये तो आप फिर ज्यादती कर रहे हो। सही नहीं, वो तो है, लेकिन अगेन अगर आप चाह रहे हैं कि सब अब इकट्ठे मिलकर आगे बढ़े तो सर पुरानी तलखियों को तो भुलाना पड़ेगा ना। एक तरफ तो कहते हैं मैंने अपना मामला
अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। उनकी साहबजादी भी जब चीफ मिनिस्टर बनती है तो उन्होंने कहने कि हमने किसी से इंतकाम नहीं लेना। तो फिर सर गुफ्तगू में कुछ थोड़ा सा तो वो चीज़ नज़र भी आनी चाहिए, कंडक्ट में भी नज़र आनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही ना। मैं उस हवाले से सवाल कर रहा था आपसे। हाँ, लेकिन वो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया ना शराजी साहब, वो जो कुछ मैं तो सर मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर आपसे पूछ रहा हूँ कि उनका जो कंडक्ट है उससे क्या सियासी इस्तेकाम आएगा या तलखियां बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या कह रहे हैं, मैं तो बतौर सियासी वर्कर आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शख्स दुखी है, एक शख्स के साथ ज्यादती भी है, तो कम से कम उसको अपना जो ना वो जो बयान है या आपने जो उसके ऊपर गुजरी है उसकी कहने में तो आप उसके हक ना छीने। ये तो उसका हक है कि वो इस बात को रिपीट कर ले। कब तक रिपीट करते रहेंगे ये तो खैर उन्हीं का मामला है। पीपल्स पार्टी की तरफ से न तो कोई उनका कोई शिकवा है ना उन्होंने ज्यादती की है हमारे हवाले से जो नाम कादर मजो खैर साहब, आप उन्हें कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो दुखी हैं, उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन आपके चेयरमैन तो कहते हैं कि वो लाडले रहे हैं। पहले भी लाडले थे, अब भी लाडला बना के उनको लाया गया। सर दो मुख्तलिफ बातें पीपल्स पार्टी भी कर रही है। चलो उन बातों को आप खुद कह रहे उन बातों को छोड़ के आगे बढ़े, फिर आप वो बातें रिपीट करो, ये तो फिर आप डबल ज्यादती कर रहे हो। नहीं, बहरहाल हम तो चाह रहे थे ना कि इस वक्त जो एनवायरनमेंट डिमांड कर रही है शायद वो ये कह रही है कि अब आगे की बात कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के पास आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा जो इलेक्शन की शफाफियत पे सवालात उठ रहे हैं, MKM की क़यादत की जानिब से जो दो ऑडियो लीक सामने आई, एक तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की और एक गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब की। ज़रा वो सुनते हैं कि सवाल क्यों उठ रहे हैं शफाफियत के ऊपर। नाज़रीन पहले सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है, एससीपी पार्टी मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है। यदि दिन को रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। तो ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली उनको समझा दी। सलमा भट्ट साहब, यही नुक्ता मैं आप ही की तरफ लेके आ रहा हूँ। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब, आज कामरान टेसोरी साहब वो कह रहे हैं कि जी हमारे मैंडेट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जी जो 17 सीटें MKM ने जीती हैं वो 100% ही एक तरह से जाली मैंडेट है। तो हम कहते हैं कि हमारा तो 100%, कुछ पार्टियों का तो 200% जाली है। तो अब आप PTI का गिला करें, यूरोपीय यूनियन का गिला करें, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का करें, या बाकी जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी सवाल उठा रही हैं। अब तो वो लोग के जो आपके इत्तेहादी बनने जा रहे हैं मरकज़ में, वो भी कह रहे हैं कि जी मैंडेट तो बस ऐसे ही है। शायद सर बात ये है कि PTI को अगर कोई भी जहां जहां पर देखें उनके अगर आप इनके मुताबिक चलना है तो KP में बिल्कुल शफाफ इंतखाबात हुए, क्योंकि वो KP में जीत गए, लिहाजा वहाँ पे शफाफ इंतखाबात हैं। जिन सीटों पे वो जीत गए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे वो हार गए वहाँ पे धांधली हो गई और बेईमानी हो गई है। और दूसरी बात ये है कि अगर इनको इतना धांधली का प्रॉब्लम है तो ये आज तक कितने केस हैं जो इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल के पास लेकर गए हैं, बताएं मुझे। इन्होंने कितनी जगह जाकर शिकायत की ट्रिब्यूनल को, कोई फॉर्म 45 प्रोड्यूस किया आज तक इन्होंने, कोई फॉर्म 47 प्रोड्यूस किया इन्होंने आज तक? शवाहिद मांगो, कोई नहीं है। टीवी चैनल्स पे बैठ के टीवी प्रोग्राम्स पे बैठ के ये शोर मचाते हैं। किसी एक जगह पे भी इन्होंने केस फाइल किया, भागे जाते हैं हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट पे क्या लेने जाते हैं? कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाए ना, जो फोरम है वहां पे तो इनका कोई शिकायत नहीं है। फॉर्म 45 ये कहीं लेकर नहीं आते। फोटोशॉप के ये माहिर हैं, झूठा प्रोपेगेंडा घड़ने के ये माहिर हैं। बैठ के सोशल मीडिया पे कह देना कि हमारे साथ धांधली होगी, फोटोशॉप फॉर्म लगा देना। वो जो प्रिंटिंग प्रेस से पकड़े गए थे बैलेट पेपर, जो ओरिजिनल बैलेट पेपर थे उस पर 15 निशान थे, इनके 30 निकले। वो एक जो कभी इनके वो जो निकले वो पिंडी का कमिश्नर के पीछे PTI का हाथ निकला, वो जो राय खरल आया था उसके पीछे PTI का हाथ निकला। सलमा साहबा आप ऐसा करें ना कि अपने फॉर्म 45 कम से कम आप तो अपनी पार्टी की वेबसाइट पे अपलोड कर देना। मेरी बात सुने। मेरी भी एक बात सुने। आप मुसलसल प्रोग्राम में मेरे से ज्यादा करें। आप नहीं, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ ना। आप मेरा टाइम भी कट करते हैं और आप मेरी बात जी आप अपना पॉइंट ऑफ दें, मैं सुन रहा हूँ, मैं तहम्मुल से सुन रहा हूँ। जी बताएं। आप जब सवाल देखें, सारे लोग बोल रहे हैं ना, मुझे कोई बंदा कहे कि मैंने किसी की गुफ्तगू में एक आवाज भी निकाली हो, मैं जब बोलती हूँ आप मेरी बात काट देते हैं। मैं एक सवाल, जिमनी सवाल आपके सामने रख रहा था कि अगर आप अपने फॉर्म 45 अगर आप लोग अपलोड कर देंगे तो इनका बयानिया मर जाएगा, लेकिन आप लोग भी तो नहीं कर रहे ना।
बात यह है कि हमने अपने फॉर्म 45 सबसे ज्यादा जिसने अपलोड किए वो पीएमएलएन है, हमारी पीएमएलएन की आप जाकर ट्विटर पर भी देख लें, अकाउंट पर देख लें। दूसरी बात यह है कि हमारे सॉल्वार्ड जो है ना, जब वो हारे ना, राना सनाउल्लाह हारे, साद रफीक हारे, खुरम दस्तगीर हारे, जावेद लतीफ हारे, मोहसिन रंजा हारे, कौन है जिसने जाके कहा है कि धांधली हो गई, पता नहीं क्या हो गया? अच्छा, उसके और सबने एक्सेप्ट किया। सबसे पहले साद रफीक की ट्वीट आई थी जिन्होंने मुबारकबाद पेश की लतीफ खोसा को, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया। 9 फरवरी को नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में जाके कहा कि हम सिंपल मेजोरिटी नहीं ला सके, इसलिए हम कोलिजन में जाएंगे। आप हमारा कंडक्ट तो देखें, आप हमारा रिकॉर्ड तो उठाकर देखें। आप ऐसी हवा में तो नहीं आप बैठ के टीवी पे बातें करते। सलमा साहबा, ये मैं नहीं कह रहा, नहीं, अभी मेरी बात मुकम्मल। अच्छा ठीक है। री काउंटिंग में पंजाब में और नेशनल असेंबली में हम अभी तक 15 से ज्यादा सीटें हमें मिल चुकी हैं। तो धांधली किसके साथ हुई? फ्रॉड किसके साथ होता रहा है? और ये रिजल्ट रखवा के, रिजल्ट को डिले करके, इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना के सबसे ज्यादा जिसका नुकसान हुआ है वो मुस्लिम लीग नून है, और सबसे ज्यादा जिसको फायदा दिया गया वो पीटीआई है। आप कैसी बातें करें? मतलब हकायक से आप नजरअंदाज बिल्कुल चुरा नहीं सकते। हकीकतें जमीन पे हैं, इनको देखें, आंखें खोल के देखें और सब तरफ देखें। सलमा साहबा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएं। नहीं, यकीनन ये आपके यकीनन वही फोरम है जहां पे जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और ये सवाल हम शौकत साहब के सामने रखेंगे भी सही। लेकिन ये जो जावेद लतीफ साहब कहते हैं कोई 8 फरवरी वाले हैं, कोई 9 फरवरी वाले हैं, कहते हैं पंजाब असम्बली का इजलास हुआ है, उसमें भी लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे भाई हम तुम 8 फरवरी वाले हो कि 9 फरवरी वाले हो। फिर उसके बाद जो आपके इत्तेहादी कह रहे हैं, इनको तो समझाएं। ये जो कामरान टेसोरी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब बातें कर रहे हैं, ये कोई गैर तो नहीं है, ये तो आपके इत्तेहादी हैं। इनसे भी कहें कि आप भी मोहतात गुफ्तगू करें, क्यों मशकूक बना रहे हैं अपने इंतखाबी नताइज को? वो जो भी करे ना, उससे वो रिस्पॉन्सिबल है। ये बात आप उनसे पूछें, जरूर बात करें, उनको कांटेक्ट में लें, उनसे कहें कि वो ये गुफ्तगू कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनसे बात करें, आप पूछें, उनको लें लाइन पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन शौकत साहब, मैं आप ही की तरफ आऊंगा। वो आपसे कह रहे हैं कि जी आप राइट फोरम पे तो जाते नहीं हैं, गोया कि ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, आप वहाँ जाते नहीं हैं, या तो मीडिया के सामने आके आप अपना रोना रोते हैं, हकायक आपके पास है नहीं, फैक्ट्स आपके पास है नहीं। वो किधर है आपके पास फॉर्म 45 की जो आप बात करते हैं कि जो अब लगता है कि आप जीते हुए हैं? सर दिखाएं दुनिया को ताकि सबको पता चल जाए। आप भी तो यू आर प्लेइंग टू द गैलरी सर, आप भी तो कुछ ऐसे नहीं फैक्ट सामने लेके आए कि जिससे लोगों को यकीन है कि जो आप लेके, और बिलखसूस उन्होंने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो आप जीत गए हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक था, बाकी पूरे मुल्क में गड़बड़ हुई है। देखिए, हम हमारे बहुत ज्यादा लोग इलेक्शन कमीशन गए। अगर आपके मीडिया वाले जाते हैं, उनको पता है कि दिन में के अंदर कितने लोग पेश हो रहे हैं, कितने लोग, और सारे पीटीआई वाले हैं। अच्छा, क्योंकि इनको नहीं पता है इस्लामाबाद के, उसका नहीं पता है, तो शायद आपने पूछा था कि जी टेसोरी साहब और मुस्तफ़ा कमाल भाई की जो बातचीत है उसमें इल्जाम लगाया गया, उसकी तो कोई जिक्र ही नहीं किया। फौरन पीटीआई के पीछे, तो पीटीआई फोबिया तो है, क्योंकि पहले तो ये इल्जाम था ना कि जी 2018 में कि जी पीटीआई को वो लेकर आइए, एस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए। लेकिन इस दफा तो सबने देखा कि हमारे खिलाफ कितना क्रैकडाउन था, कितनी मुश्किलात थी। इसके बावजूद देखे ना, जिसको लाना था वो तो हैंड्स अप कर गया ना कि जी मैं तो नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे 2/3 अक्सरियत नहीं मिल रही है। तो ये तो कोई 2/3 अक्सरियत आपने किससे लेना है? आपने तो आवाम के पास आप गए, आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। तो जब आवाम ने मुस्तरद किया तो फिर तो आवाम से गिला बनता है ना आपका। और आप अपने फॉर्म 45 ट्विटर पे डालते हैं, ट्विटर बंद है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि देखें, लेकिन वो कह रहे हैं सर, वो सवाल आपसे ये भी कर रहे हैं कि ये केपी के अंदर कैसे शफाफ इलेक्शन हो गए। वो कह रहे हैं वहां पे कैसे हुए कि आप जीत गए। अगर आप अगर शफाफियत पे जाएंगे ना तो 100% हमारी सीटें बनती है। क्योंकि इस दफा तो ऐसा था ना कि आप जहां भी जाते केपी में कोई और मजाल है कि जो शांगला में जो कुछ हुआ, जिस तरह वो ये सीटें लेकर आए हैं, तो ये किस तरह लेकर आए हैं इन्होंने, जितना उसमें ये मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, मेरा भी चल रहा है और लोगों का भी चल रहा है कि 30,000 वोटों से हमारा कौमी असेंबली का बंदा जीता है, और जीतने के बाद 30,000 वोटों से हरा दिया गया। अब ये कौन सा मतलब इलेक्शन था? लेकिन हम बहरहाल हम किससे गिला नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन गए हैं, हम अपनी जंग जो है वो लड़ रहे हैं, कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं। अगर हम जीतते हैं हारते वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो दुनिया को साबित हो गया है ना कि जो इल्जाम था तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसका लीडर जेल में, उसका इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। इसके बावजूद लोगों ने जिस तरीके से वोट दिया है पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर,
और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो तो मेरे ख्याल से किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब क्या है कि जो मैंडेट चुराना था वो भी चुरा लिया। अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर बैठ गए, कभी कोई आइन का कोई एक आर्टिकल कोट कर रहा है, कोई दूसरा कोट कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर ये इतना आसान मामला होता तो इलेक्शन कमीशन एक ही दिन में फैसला कर लेता। लेकिन उनको पता है ना कि कहीं है जो कादर मंजूर साहब ने बात की कि इलेक्शन रूल्स, देखिए रूल्स जो होते हैं वो फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं, आइन नहीं होता है। वो आइन एक अलग चीज है, आइन का आर्टिकल अलग होता है, और रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो अलग होता है। रूल्स ऑफ बिजनेस में जो है ना वो हमेशा नरमी की जाती है, और ये की गई है 2019 में। मैंने आपसे कहा कि जब शाजीगुल 3 सीटें जीता तो इलेक्शन कमीशन और वो शामिल हुए बाप पार्टी में, तो उस वक्त फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने तो लिस्ट जमा नहीं कराई है, तो आप लिस्ट जमा कराएं। तो वही हम भी आजाद ही एक किस्म के आए हैं ना, आजाद आए हैं, हमने शमूलियत की है उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, सुन्नी इत्तेहाद में, और उसके बाद आप तकाजा करें। सही, तो जो उनके साथ 2019 मैं चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसे 2019 की प्रेसिडेंट मौजूद है, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही किया था। जब बाप पे लोग शरीक हुए थे केपी में तो बिल्कुल उनको मखसूस नशिस्तें दी गई थी। कादर मंजूर ख्याल साहब, लेकिन सर ये जो MQM के लोग बातें कर रहे हैं सर, अब इनका जवाब उन्हीं से लें या आप भी इस पर कोई तबसरा तो कर देना सर। इससे पहले दुनिया भर से मुल्क के अंदर एक बड़ी जमात सवाल उठा रही है इलेक्शन नतायज के ऊपर, सर इस बात को इग्नोर कर दें या कुछ थोड़ा सा लगता है कि इसमें वजन है? देखिए, इलेक्शन से पहले 24 जनवरी को मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था, और ये उनका कहा था कि यहाँ 259 मज़दूरों को ज़िंदा जलाया गया, और ज़िंदा जलाने वाली तंजीम थी MQM, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे माना कि हमाद सिद्दीकी वो नासिर बोला फलां मुलजिमान जो ना हमारे लोग हैं, हमने उसको बचाना है। और इसी हल्के में मेरे हल्के बल्दिया टाउन NA 242 जिसका नाम है, वहाँ 33 जाले शहीद कर चुके हैं। और इलेक्शन वाले दिन जो ड्रामा हुआ, अब शौकत यूसुफजई साहब दूसरे लोग तो फॉर्म 45 को रोते हैं, हमारे कराची में या ख़ास तौर पे मेरे हल्के में तो बिल्कुल ही दूसरा। यहाँ RO और DRO ने पहले फॉर्म 45 ब्लैंक तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान से ले लिया, और फिर उसके बाद इलेक्शन वाले दिन जहाँ पोलिंग स्टेशनों पे MQM के लोगों ने कब्जा करना शुरू किया। खुद मुस्तफ़ा कमाल उसी पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे जिस पोलिंग स्टेशन में मैं गया, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्म 45 वो है बैलेट पेपर है, ये काउंटर पार्ट समेत है, और इसमें ये ठप्पा लगा हुआ है MQM के निशान के ऊपर जो कि ओरिजिनल, और इसकी बैक साइड पे ये ब्लैंक है, कोई स्टैंप नहीं है, कोई सीरियल नंबर नहीं है। और इसी तरह और बहुत सारे मेरे पास है, और इस तरह बंडल बना के उन्होंने उनकी खवातीन की वीडियो भी आपकी नज़र से गुजरी की ठोस रहते हैं। और ये सिर्फ नहीं है, कोई 25 से 30 हज़ार बैलेट पेपर इस वक्त भी मेरे हाथ में। अब मैं इलेक्शन कमीशन से आपके तौसत से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे बता दो कि ये जो बैलेट पेपर मेरे हाथ में या मेरे जालों ने छीने हैं, तो ये मुझे बता दो कि ये असली है ये जाली है। या तो इलेक्शन कमीशन या RO DRO ने बेचा है मुस्तफ़ा कमाल को, या उन्होंने जाली बनाया, इसकी इंक्वायरी तो होना चाहिए। ये काउंटर पार्ट समेत मैं आपको बता रहा हूं, सीरियल नंबर सब मौजूद है। अब सवाल ये है कि इसके बावजूद वो कहते हैं ना, अल्लाह जिसे रिस्वा कर ले। मुस्तफ़ा कमाल की अपनी वीडियो, फिर गवर्नर सिंध की वीडियो सामने आ गई है जिसमें उन्होंने माना है कि हमारी जो मैंडेट है वो 100% जाली है। आपको याद दिलाता रहूं कि पिछले 2 साल पहले जो ज़मीनी इंतखाबात हो, इसी सीट पे जब मैं आया था कामयाब होके, या पूरे PDM को मैंने शिकस्त दी, PTI 6ठे नंबर पे आई, मुस्तफ़ा कमाल साहब 4थे नंबर पे आया। अब अल्लाह की देन देख ले या उनकी ड्रामा देख ले, 3800 वोट लेने वाले मुस्तफ़ा कमाल ने 71,000 वोट डलवाया। अगर ये 25 से 30,000 जो मेरे हाथ में इस वक्त भी मौजूद है ये डल जाते तो मुस्तफ़ा कमाल साहब तो 1 लाख से ऊपर चले जाता। तो सवाल ये कि इन शकों पे जो अल्लाह ने इसको बेइज्जत करना था, उनकी अपनी वीडियो ने इनको बेइज्जत की है। ये क्रिमिनल तो थे, कातिल तो थे, दहशतगर्द तो थे और है, और अल्लाह ने इसको बेइज्जत भी कर दी। आपके सामने की सूरत हाल है। बस एक हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी गवाही आई कि इलेक्शन के जो हैं वो कोई इतने सेहतमंद नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद। सलमा साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये मोडीज़ की भी आप फिच के बाद मोडीज़ जो आलमी रेटिंग एजेंसी उनकी रिपोर्ट भी आई है, वो भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कोई ये जो मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद जो रिस्क है वो बढ़ गया है। नई इत्तेहादी हुकूमत अगरचे आ रही है लेकिन उसके पास इतना मैंडेट नहीं है कि वो मुश्किल इस्लाहात करके IMF प्रोग्राम ले पाए। तो अब साथ में जिस तरह अब इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, तो क्या कहेंगी इस माहौल में? कोई देख रही हैं कि चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी? अगरचे ख्वाहिश तो है मुस्लिम लीग नून की, और साथ में मैं मखसूस नशिस्तों पे जो सेनेटर सादिया साहबा का एक स्टेटमेंट कल सेनेट के अंदर उन्होंने तकरीर की है, तो क्या पार्टी लाइन तो ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब गए हैं कि वो कह रहे हैं ये मखसूस नशिस्त हमें दे दी जाएँ, बट सेनेटर साहबा फरमा रही हैं कि नहीं ये तो PTI का हक बनता है उनको दे दी जाए। तो क्या उनको नोटिस करने जा रहे हैं आप कि पार्टी लाइन से हट के आप तकरीर कर रही हैं सेनेट में खड़े होके? जहां तक आपका पहला सवाल है IMF के हवाले से, देखें IMF मैं तो जाती तौर पे भी समझती हूँ, और अगर मुल्क की सूरत हाल को देखा जाए, मईशत को देखा जाए, यहाँ पे इन्फ्लेशन के रेट को देखा जाए, यहाँ पे खुराक में इन्फ्लेशन को देखा जाए, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी देखी जाए जिसमें अद्वियात हैं, खाने पीने की अशिया है, चीनी, आटा, दाल को देखा जाए, गैस के बिल, बिजली के बिल देखे जाए, तो मुझे तो ज्यादा तशवीशनाक वो लगता है कि जब हम IMF का प्रोग्राम ले चुके होंगे तो तब क्या होगा। वो एक बड़ा सख्त फैसला होगा IMF का प्रोग्राम लेने के बाद। आप लेने से पहले की बात करें उसमें तो आपने देख लिया कि इनका किरदार जो आप कह रहे हैं कि PTI ने आज खत लिख दिया, जब ये पहले भी थे तो इन्होंने इनके गुजरा के जो ऑडियो लीक हुए थे, इन्होंने कहा कि हम खत तब भी लिखना चाहते थे IMF को कि पाकिस्तान के साथ आप तावन ना करें, ये अब भी लिखना चाहते हैं ताकि, क्योंकि ये तब भी गए थे जब 2022 में तो ये कहकर गए थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, और ये IMF का प्रोग्राम तबाह कर गए थे, जानबूझ के रोक कर गए थे। इनकी इल इंटेंशन है कि आई डोंट नो ये कैसी सियासी ये खुद को सियासी जमात कहते हैं और ये हुकूमत के ख्वाहा हैं। ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना इनका मिशन है। इनका विजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेकाम है वो खत्म हो जाए। इनका मंसूबा ये है कि अगर हम नहीं तो कुछ नहीं। ये कैसे लोग हैं? ये अपने मुल्क के ही खिलाफ हैं, ये अपने मुल्क की मईशत के खिलाफ हैं, अवाम के खिलाफ हैं, तरक्की के खिलाफ हैं, खुशहाली के खिलाफ हैं। ये गरीब लोगों की जिंदगी को अजीरन बनाने के लिए दिन रात कोशिश है। ये चाहते हैं कि मुल्क में अवाम को कोई रिलीफ ना मिले, असम्बलियां ना चले, पार्लियामेंट अपना काम ना करे, जमहूरियत खत्म हो। इनके कैसे ख्वाब हैं, इनकी कैसी ख्वाहिशें? ये कहते हैं कि इलेक्शन के बाद अब हुकूमत भी ना बने, और जब इनको कहा कि भाई तुम हुकूमत बना लो, इनको तो पीपल्स पार्टी ने कहा आओ हुकूमत बना लो, उन्होंने कहा ना हम बनाएंगे, और अब ये कहते हैं ना हम बनने देंगे। इनका सदर साहब जो इनके सदर हैं पाकिस्तान के, तो सदर वो साबित नहीं हुए, वो अपना बुला नहीं रहे सेशन जो है। मुझे तो समझ नहीं आता इनका एजेंडा क्या है, ये चाहते क्या है। ये वाकई एक सवाल है। इनको पता ही नहीं है। एक दिन ये एक बात करते हैं, दूसरे दिन दो बात करते हैं। ये केपी में हुकूमत भी बनाना चाहते हैं। वो तो चलो होगी बातें, बट ये जो आलमी रेटिंग एजेंसीज घंटियां खतरे की बजा रही हैं, आपके ख्याल में वो भी PTI की लाइन ले रही हैं या उनके जो कंसर्न हैं वो बड़े जायज हैं? खतरे की घंटियां इसलिए बजा रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता 4, 5, 6 सालों से 2018 से ऑनवर्ड सिर्फ बदतरी की तरफ गई है। जो 16 महीने आप हमारे पे डालना चाहते हैं ना, शुक्र करें खुदा का PDM की जो हुकूमत थी और जिसमें मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब, कि इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, भाई इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया, इस मुल्क को IMF का प्रोग्राम वापस ला कर दिया, इस मुल्क के जो खारजी ताल्लुकात तबाह कर गए थे इमरान खान साहब, वो वापस क्योंकि शो का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि बाकी भी मेहमानों का नुक्ता नजर ले लूँ मैं जरा। शौकत साहब, इनफैक्ट आज आपने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर भी इनपेशेंस दिखाई एक तरह से, अगरचे आपने एहतजाज पंजाब असम्बली में किया लेकिन वहाँ तो ना किसी ने कोई बॉल पेन फेंका, ना जूता फेंका, ना लोटा फेंका। आज सर वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत एहतजाज हुआ भी है या कोई ऐसा किया गया है तो उस पर जो रिएक्ट किया गया वो तो मुनासिब नहीं था सर। अच्छा, पहले तो मैं इनका जवाब दूं। ये जो मईशत की बार बार बात कर रही है, देखें जब शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं आई थी और हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त डॉलर कितने का था, उस वक्त दाल और चीनी और ऑयल की कीमत क्या थी, आटे की कीमत क्या थी, तेल की क्या कीमत थी। और जब हम गए उसके बाद जो 1.5 साल में जो तबाही ये लेकर आए हैं, ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन अपने दौर को तो देखें ना, तबाही तो वहां से शुरू हुई है ना। डॉलर कहाँ पहुंचा, मईशत कहाँ पहुंची, और जब जाके ये एक ड्रामा मचाया हुआ है कि बस हमने जो है ना वो बचा दिया। देखो 2023 के आप उठा के देख लें,
$1.7 बिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है। गैर मुल्की सरमायाकारी एक साल में 1.7 बिलियन, ये कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में। ये तो एक दिन में होता था पहले। ये जो आपके पड़ोस मुल्क में जाए, एक दिन में ये इतनी बड़ी सरमायाकारी होती है। आज मुल्क का बेड़ा करके रख दिया। ये तो एक ही तसलसल चल रहा है ना। ये 2 सालों में जो इस मुल्क के साथ हुआ, अल्लाह माफ करे, ये बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये टीवी में आके ये आवाम को धोखा नहीं दे सकते हैं। ये कहते हैं जी हमने तो तबाही मचाई है, तो फिर आवाम हमारे साथ क्यों है? अगर हम आवाम की बात नहीं करते, अगर हम आवाम के साथ ना होते, तो आवाम हमारे साथ क्यों खड़े होते भाई? आज जब इमरान खान जेल में है, लेकिन लोग उसके साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि वो आवाम की बात कर रहा है। वो आवाम, उसने अपने ऊपर सख्ती, उसने अपने लिए हालात नहीं बनाए बाहर। उस पाकिस्तान में बैठ के, इस पाकिस्तान में बैठ के उसने पाकिस्तानियों के लिए काम किया। आप मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में हमने वो ये जो सेहत कार्ड रखा था जी, तबाही मच गई जी, सेहत कार्ड पे तो बड़े पैसे आ गए जी। अच्छा, सेहत कार्ड खत्म हो गया, फिर भी कहते हैं जी तबाही है जी, कुछ भी नहीं है। ये इस तरह नहीं होता। अब हमारी हुकूमत आई है, इंशाअल्लाह ताला आप देखें, सेहत कार्ड भी चलेगा, लंगर भी चलेंगे, आवाम को इज्जत भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। हम अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहते हैं। हमारे टूरिज्म है, हमारे पास मादनियात है, हमारे पास ऑयल एंड गैस है। हम चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट हो। और आप देखें कि इसमें एक चीज जो पॉलिटिकल इस्तेकाम जो है ना, शौकत साहब थोड़ा सा उसको तो कंडेम कर देना, जो आज केपी असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ है सर, जिस तरह रिएक्ट किया है पीटीआई के वर्कर्स ने, वो मुनासिब नहीं था ना उसके। तो देखिए बात सुने, ये आप थे नहीं, ये जो चीजें दिखा रही है, स्टार्ट किसने लिया? अब वर्कर होते हैं, आपको पता है जज्बात होते हैं लोगों के। इतने अरसे जो दबा के रखा गया उनको, वो पहली दफा दबाने के बाद वो निकले हैं, उनको वो खुशी मना रहे थे। और नीचे से आपने खुद देखा कि शुरुआत किसने की, उसमें नहीं जाना चाहते, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन देखिए ये जज्बात होते हैं, नाराबाजी है तो सियासी वर्करों के काम होता है, लेकिन उस पे रिएक्शन शो करना। आपने मुझे बताया कि जो इनकी MPS साहिबा है, मेरी कुलीग रही है, मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने आके ना खामखा जिस अंदाज से उन्होंने वो क्या, और वो चिढ़ा रही थी, वो चाहती थी कि लोगों को इश्तियाल दिलाए। अब वर्कर है, जाहिर है, अब वर्करों को कौन रोक सकता है? तो ये उन्होंने तो फिर रिएक्ट करना था, लेकिन सही लास्ट 50 सेकंड से कादर मंदोखयाल साहब, सर मोडीज कह रही है कि अब मुश्किल इस्लाहात करनी होगी, गोया कि PIA को बेचना होगा, स्टील मिल को बेचना होगा, बाकी काम करने होंगे, और आपने साथ देना है सर इन इस्लाहात में। तो तैयार हैं आप सर, क्योंकि प्रोग्राम भी तो लेना है ना हमने IMF का। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जो पुख्तनख्वा असम्बली में एक खातून के साथ हुआ, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और पुख्तून कौम शौकत यूसुफज़ई समेत बड़े गैरतमंद कौम है। ये न जाने कौन लोग इनके सफ़ों में आ गए, जिनको अपनी अखलाकियात, अपनी जो आदाब है या पुख्तून रवायत है वो नहीं पता। एक खातून है, वो गड़ी लहरा रही थी, एहतजाज कर रही थी, जो कुछ उसके जमहूरी हक़ है, मगर उनके ऊपर जूते फेंकना ये मैं कहता हूँ पुख्तून रिवायत के ख़िलाफ़ है। और शौकत यूसुफज़ई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पुरज़ोर अंदाज में उसको मज़म्मत करनी चाहिए। दूसरी बात आपने कहा, यकीनन हमारे गले में फिल्म फिट हुई है, चाहे पिछले 16 महीने की थी या अभी है। तो जो IMF के साथ मायदे तोड़े PTI की हुकूमत ने, और उसका तसलसल अभी तक जारी है, आज का ख़त का और इससे पहले ऑडियो टेप जो आ गया, तो यकीनन ये सारी जो तबाही बर्बादी PTI की तरफ से है, इनको हमने संभालना है। चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो लोन हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें हो, ये अपने सूबे के हक तक जो है ना मज़े करते रहेंगे, और असम्बली में भी तनख्वाही भी लेते रहेंगे, लॉजेस में भी रहते रहेंगे, और सब बारात लेते रहेंगे, और इसी तनख्वाह पे 5 साल तक काम करते रहेंगे। सही सही सही। मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम शुरका के शुक्रिया। आज का शो यही खत्म करते हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।